Okay, hello guys. You all of you heartily welcome to my channel Nurses Star. जो भी मेरी चैनल को पहली बार देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड फॉलो इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स कि जिनको भी ये वीडियोस जो है वो MCQ सॉल्व कर पाए और उनको भी काम में आए। तो हम आज जो है वो एवरस्टार MCQ नंबर 3 की सीरीज़ जो है वो देखने वाले हैं कि क्या है और कैसी रहेगी। ऑब्वियसली वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट ऑफ दैट कि रेशनल कैसे आंसर आया है ना, वो भी देखेंगे। ये जो भी MCQs है वो हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल से लेके स्टेट की सारी नर्सेस की जो एग्ज़ामिनेशन है हमारी उसमें आपको हेल्पफुल रहने ही वाले हैं। ठीक है, तो जस्ट हम स्टार्ट करते हैं। मैं पूछना चाहूँगी कि आप सब कैसे हो। ठीक है, यू राइट डाउन इन द कमेंट्स कि आप सब कैसे हो और आपको कैसा लग रहा है कि MCQ सीरीज़ को अटेम्प्ट करके। दूसरी बात ये कि व्हेन एवर यू स्टार्ट ऑफ दिस सेशन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं वो तो आप अपने माइंड में रखें या फिर कोई भी नोट्स में उसको नोट डाउन करते रहे। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन पाउच ऑफ डोगलास इज सिचुएटेड बिटवीन। ये गायनेक का क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि पाउच ऑफ डोगलास जो है वो किसके बीच में होता है। ब्लैडर एंड द यूट्रस के बीच में, ब्लैडर एंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में, ब्लैडर एंड द रेक्टम के बीच में, या यूट्रस एंड द रेक्टम के बीच में। एक इमेज आपको रिप्रेजेंट हो रही है, वो आप देखिए कि सबसे क्या होता है पीछे, तो रेक्टम, फिर यूट्रस और फिर ब्लैडर होता है। बराबर, यूट्रस के कनेक्टेड क्या है, वजाइना है ना। ओके, तो ये उसके बीच में आपको जगह दिख रही है किसके, रेक्टम और यूट्रस के बीच में। वहाँ पे कभी कभी फ्लूइड लाइक सैक जो है बन जाता है, तो उसको हम रेक्टो यूटेराइन पाउच या फिर पाउच ऑफ डोगलास बोलते हैं। बराबर है, तो देखो ये जो पाउच ऑफ डोगलास है वो किस किस के बीच में होगा, तो यूट्रस एंड रेक्टम के बीच में। तो क्या आंसर करेक्ट रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, और उसको हम रेक्टो यूटेराइन पाउच भी बोलते हैं। अगर इसकी जगह आपको ये पूछा होता कि वेसिको यूटेराइन पाउच, तो वेसिको यूटेराइन पाउच जो है ब्लैडर और यूट्रस के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, रिमेंबर फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट वी फर्दर मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो रहा होगा। आई यूज ऑफ द वेरी इजी लैंग्वेज की टू अंडरस्टैंड यू इजीली। ओके गाइज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट फॉर द हार्ट इज फॉस्फरस, सोडियम, पोटासियम या मैग्नीशियम। तो क्या रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट की जो हार्ट को अफेक्ट करता है डायरेक्टली, पोटाशियम। पता है ना आपको 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पोटाशियम का नॉर्मल लेवल होता है। अगर वो 3.5 से लो जाता है तो हाइपोकैलेमिया करवा देता है, और अगर वो हाई जाता है 5.1 से तो वो हाइपरकैलेमिया करवा देता है। और इसकी डायरेक्टली अफेक्ट हार्ट के ऊपर पड़ती है, ECG रिदम के ऊपर पड़ती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के ऊपर पड़ती है। ओके, नेक्स्ट है कि कोलेस्टेरॉल इज नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑल एक्सेप्ट। कोलेस्टेरॉल जो है वो किसके फॉर्मेशन के लिए हमको ज़रूरी है, विटामिन ए के लिए नहीं ज़रूरी है ना। कोलेस्टेरॉल इज़ नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑल, सबके लिए चाहिए पर एक के लिए नहीं चाहिए कोलेस्टेरॉल। क्या है वो, विटामिन ए है, विटामिन डी है, सेल मेम्ब्रेन्स है, या स्टीरॉयड हार्मोन्स है। क्या है ऐसा कि जिसके लिए कोलेस्टेरॉल का फॉर्मेशन के लिए हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो विटामिन ए का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। विटामिन डी उसका नाम ही क्या है, कॉलीकैल्सीफेरॉल है ना, तो वो तो काम में आता है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। कोलेस्टेरॉल जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का एंड इज़ नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी। बॉडी में और भी इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए भी ये ज़रूरी है, जिसमें स्टीरॉयड हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन को बनाने के लिए, बाइल एसिड्स को बनाने के लिए, दैट एड इन डाइजेशन, जो डाइजेशन में काम करता है कौन, बाइल एसिड्स, और विटामिन डी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बोन हेल्थ। कोलेस्टेरॉल जो है वो ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ मैलिन सिथ। मैलिन सिथ कहाँ पे होती है, नर्व सेल्स को कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है, दैट अलाउज दैम टू ट्रांसमिट मैसेज क्विकली और एंड एफिशिएंटली। बराबर, जिससे जो मैसेजेस है हमारे नर्व के इम्पल्सिस हैं वो फटाफट क्विकली एंड एफिशिएंटली पहुंचते हैं जहाँ पे मैलिन सिथ प्रेजेंट होती है। जहाँ पे डीमैलिनेशन हो जाता है, मैलिन सिथ एब्सेंट होती है,
वहाँ पे मैसेजेस का ट्रांसफ़र तो होता है पर उतनी जल्दी नहीं होता जिसमें मेलिनसित होती है उसके कंपैरिजन में। वाइल कोलेस्टेरॉल इज़ नेसेसरी फॉर मैनी बॉडीली फंक्शंस, जैसे कि हाई लेवल्स ऑफ कोलेस्टेरॉल इन दी ब्लड कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक। ठीक है, बढ़ा तो क्या होगा, स्ट्रोक का एंड हार्ट डिजीज़ होने के रिस्क बढ़ जाएंगे। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस ऑफ कोलेस्टेरॉल इन दी बॉडी, इसीलिए हमको हेल्दी रहना है, हार्ट को हेल्दी रखना है तो क्या करना पड़ेगा, बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा और रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रोटामाइन सल्फेट इज़ द एंटीडोट फॉर हेपेरिन, मॉर्फिन, वॉरफेरिन या साइनाइड। तो हमें पता है ये नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है कि प्रोटामाइन सल्फेट जो है वो हेपेरिन का एंटीडोट है। कैसे याद रखोगे, हीप कैसे याद रखोगे, हीप ही फॉर द हेपेरिन एंड प फॉर द प्रोटामाइन सल्फेट। हेपेरिन जो है वो नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है। हेपेरिन को जो है हम IV एंड SC रूट से दे सकते हैं। IV रूट से हम हेपेरिन को देंगे जो एंटीकोएगुलेंट है ना, और जो SC रूट है उससे हम LMWH लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन देते हैं। दोनों का एंटीडोट सेम प्रोटामाइन सल्फेट ही है। अगर हम बात करें वॉरफेरिन की, वॉरफेरिन ओरल एंटीकोएगुलेंट है, 48 आवर्स तक इफेक्टिव रहता है। अगर वॉरफेरिन का एंटीडोट पूछे तो आएगा विटामिन के। क्या आएगा, विटामिन के, जिसको फिटोनाडियोन भी बोलते हैं। ठीक है, जो भी मैं बोलती जा रही हूँ सब पे आप ध्यान रखना, क्योंकि आसपास का सराउंडिंग्स उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना सेंट्रल पोर्शन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल आर स्प्रेड बाय फिको ओरल रूट एक्सेप्ट, फिको ओरल रूट से स्प्रेड होते हैं। एक ऐसा है जो नहीं होता है, HAV मतलब कि हेपेटाइटिस A वायरस, हेपेटाइटिस B वायरस HBV, हेपेटाइटिस E वायरस HEV एंड टाइफॉइड। तो क्या आएगा, देखो 5 प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं मोस्टली, है ना, A B C D और E। उसमें से A और E तो ऐसा है कि जो फीको ओरल रूट से ही होते हैं, मतलब ऑप्शन A और ऑप्शन C तो करेक्ट है, वो आंसर होगा नहीं। टाइफॉइड भी जो है वो भी इसी से होता है, कंटामिनेशन फूड एंड वाटर के लेने से होता है, फीको ओरल रूट से वो भी फैलता है। पर जो B, D और C हेपेटाइटिस है वो बॉडीली सिक्रीशन और ब्लड से ट्रांसमिट होते हैं, स्प्रेड होते हैं। मतलब हमारा आंसर क्या रहेगा, हेपेटाइटिस B वायरस, ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट। ओके, क्लियर, वेरी गुड। चलो ऐसे आगे बढ़े। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन इज़, ओके, तो क्या आएगा, हम बेबी को वैक्सीन देते हैं, कौन सी, डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए रोटा वायरस की। रोटा वैक्सीन मतलब कि वायरस भी कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा मोस्टली डायरिया करने के लिए बच्चों में, तो रोटा वायरस। कौन सा होगा, रोटा वायरस। ठीक है, रोटा वायरस मोस्ट कॉमन कोज है, पर वायरली में, हाँ ये याद रखना कि वायरल डायरिया करने में रोटा वायरस का रोल प्ले होता है, वर्ल्ड वाइड देखने को मिलता है। मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी को बढ़ाता है, ये होने से डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता है। रोटा वायरस जो है कोजेज गैस्ट्रोएंटराइटिस कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर वाटरी डायरिया, वॉमिटिंग, फीवर एंड एब्डोमिनल पेन होता है। अगर हम बात करें इस्चेरिया कोलाई की, तो उससे भी डायरिया होता है बट मोस्ट कॉमन नहीं है। स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो है वो फूड पॉइजनिंग करवा के डायरिया करवाता है, लेस कॉमन है रोटा वायरस से बच्चों में। स्ट्रेप्टोकोकस द बैक्टीरिया इज़ नॉट कॉमन कोज ऑफ द डायरिया। टिपिकली ये जो है वो रेस्पिरेटरी और स्किन इन्फेक्शन में देखने को मिलता है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जब एग्ज़ाम में आते हैं कन्फ्यूज़न लाते ही है। ठीक है, इसीलिए रेशनल के साथ इसको समझो, बार बार सुनो जितनी बार टाइम मिलता है, तब भी सुनो जब आप लोग ड्राइविंग कर रहे हो। यू स्कीप योर लिसनिंग टू द म्यूजिक, स्टॉप फॉर दी समटाइम्स व्हेनेवर यू रीचिंग योर गोल्स, देन आफ्टर यू यूज़ द स्पॉटिफाई। ओके, अभी स्टॉप करो और फिर यूज़ द स्पॉटिफाई फॉर लिसनिंग द म्यूजिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन प्रायोरिटी नर्सिंग केयर नीड ऑफ एन अनकॉन्शियस पेशेंट। बराबर, अनकॉन्शियस पेशेंट का नर्सिंग प्रायोरिटी केयर कौन सा होगा, उसको हाइड्रेशन देंगे हम अच्छे से, एयरवे पेटेंसी को मेंटेन करेंगे, मेंटेन इनटेक आउटपुट या प्रिवेंशन ऑफ प्रेशर सोर्स। अनकॉन्शियस हो पेशेंट, कॉन्शियस हो, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है उसको एयरवे को पेटेंट रखना। ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर B की पेटेंसी ऑफ एयरवे ज़रूरी है।
क्यों ज़रूरी है? तो कोई भी इंसान को, अब मान लो कि कुछ सेकंड्स तक भी अगर हमने ये एयरवे पे ध्यान नहीं दिया, ऑक्सीजन नहीं मिला, ये डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगा ब्रेन पे, ब्रेन के टिश्यूज़ को डैमेज करेगा। और ब्रेन के टिश्यूज़ सेल्स जो है वो इरिवर्सिबल है, एक बार डैमेज हो गए वापस अच्छे नहीं हो गए, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पेशेंट का ब्रेन बंद हो जाएगा, कोई कमांड नहीं पहुंचेगा, दे हैव नॉट एबल टू, उसका खुद का डिसीज़न ही नहीं होगा कि वो ब्रीथ ले या ना रहे। हम जब तक वेंटिलेटर पे रखेंगे पेशेंट जिंदा रहेगा उसके ऑक्सीजन की वजह से, जैसे हमसे वेंटी से निकाल दिया पेशेंट मर जाएगा। इस केस में जिसको हम कॉमा बोल सकते हैं, बराबर, और इस केस में ब्रेन डैमेज बोल सकते हैं, ब्रेन डेथ बोल सकते हैं। इस केस में हम पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को बोलते हैं कि आप इसका ऑर्गन डोनेशन कर दें। अगर वो परमिशन देते हैं तो वो करके हम उनको जो है बॉडी दे देंगे। ठीक है, तो ये होता है, इसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ द एयरवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर ट्रू अबाउट ट्रेकियोस्टोमी सक्शनिंग एक्सेप्ट। तो ऑप्शन ए है यूज़ अ नॉन टच टेक्निक, मतलब कि स्टराइल टेक्निक है ना, नॉन टच टेक्निक मतलब स्टराइल टेक्निक, टू इंट्रोड्यूस सक्शन कैथेटर टिप इनटू दी ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। ये तो करेक्ट है, स्टराइल ही यूज़ करनी है सक्शनिंग में। अप्लाई फिंगर टू सक्शन कैथेटर होल, हाँ, फिंगर प्रेशर से ही सक्शन प्रेशर स्टार्ट होता है, वो भी करेक्ट है। प्री ऑक्सीजनेट पेशेंट बिफोर सक्शन बाय 100% ऑक्सीजनेशन, मतलब हाइपर ऑक्सीजनेट करना है उसको सक्शन स्टार्ट करने से पहले, ये भी करेक्ट है। बट क्या बोला है कि ईच सक्शन शुड नॉट बी लॉन्गर देन 30 सेकेंड, ये गलत है। मोर देन सिर्फ आप 10 सेकेंड्स तक ही कर सकते हो बराबर सक्शन को। बट एक ही एक्सेप्शन रहता है कि अगर आप एंडोट्रेकियल ट्यूब से सक्शन कर रहे हो, कौन सी ट्यूब? एंडोट्रेकियल ट्यूब से अगर आप सक्शन कर रहे हो तो उसमें ही सिर्फ आप 15 सेकेंड तक सक्शन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। हमको कैसे पता चलेगा कि सक्शन जो हुआ वो बराबर हो गया है? हम चेक करेंगे पेशेंट का ब्रीथ साउंड, उसमें स्पूटम का साउंड आएगा ना, राइट, या फिर कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन का साउंड आता है तो हम फिर से सक्शन कर सकते हैं, पर वेट करके करना होता है। ठीक है, 30 सेकेंड्स तक नहीं, मिनिमम टू मिनिमम 10 सेकेंड्स तक ही करना होता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलो, अ पेशेंट विथ इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर ICP शुड बेस्ट बी नर्स्ड बाय। तो नर्स इसको कौन सा बेस्ट, मतलब पोजीशन के वाइज कौन सा देगी तो अच्छा रहेगा? प्रोन पोजीशन देगी, फाउलस पोजीशन, सुपाइन पोजीशन या लेटरल पोजीशन? ICP नॉर्मल जो है वो 5 to 15 mm ऑफ HG होता है। ठीक है, हम जब ICP बढ़ा हुआ होता है पेशेंट को सुपाइन विथ 30 डिग्री 15 to 30 डिग्री हेड एलिवेटेड पोजीशन देते हैं, मतलब कि फाउलस पोजीशन हम देते हैं, नेक को न्यूट्रल रखने की कोशिश करते हैं। जिस पेशेंट को ICP होता है हम बोलते हैं कि भाई तू कॉफिंग नहीं करेगा, भाई तू वॉमिटिंग नहीं करेगा, तू फॉरवर्ड मूवमेंट एक्टिविटी नहीं करेगा, तू स्ट्रेनिंग भी नहीं करेगा, अदरवाइज ICP बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके लिए अंडरस्टैंड? ओके, आगे बढ़े। पीरिडॉक्सिन सप्लीमेंटेशन इज़ नीडेड फॉर अ पेशेंट रिसीविंग। ये पीरिडॉक्सिन जो है वो कौन से पेशेंट में हम देते हैं? पीरिडॉक्सिन जो है उसको हम विटामिन B6 के नाम से भी जानते हैं। आपको याद हो तो हम ट्यूबरक्यूलोसिस डिजीज़ पढ़ते हैं कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, और उसमें हम जो है एक दवाई देते हैं, ड्रग देते हैं बराबर, आइसोनियाज़ाइड। कौन सी? आइसोनियाज़ाइड की, जो TB की प्राइमरी ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, और वो देने से पेशेंट में B6 की कमी हो जाती है। तो जैसे हम आइसोनियाज़ाइड स्टार्ट करेंगे वैसे हम पेशेंट को साथ में पीरिडॉक्सिन सप्लीमेंटेशन दे देंगे ताकि उसको उसकी कमी ना हो। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, आइसोनियाज़ाइड। ओके, क्लियर है? ट्यूबरक्यूलोसिस की ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। B6 की डेफिशिएंसी हुई तो न्यूरोटॉक्सिसिटी होगा, पेरिफेरल न्यूराइटिस होगा, इसके लिए हमको ये देना ज़रूरी है बॉडीली फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम के लिए भी। ओके, रिफाम्पिसिन देंगे तो क्या हो जाता है? रेड ऑरेंज कलर का यूरिन देखने को मिलता है। आइसोनियाज़ाइड क्या करवाता है वो हमने देख लिया है ना, न्यूरोटॉक्सिसिटी और वो सब क्लियर है। आगे बढ़, देखो क्या है कि अ मेल क्लाइंट इज हैविंग टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? टॉनिक भी आ रही है, क्लॉनिक भी आ रही है।
टॉन भी चेंज हो रही है, क्लॉनिंग भी हो रही है। टॉनिंग में स्टिफनिंग लाइक पोजीशन होती है, ऑपिस्थोटोनस पोजीशन हो जाती है, जिसको हम धनुष आकार की पोजीशन बोलते हैं, जो और टिटानस डिजीज़ में भी हमको देखने को मिलता है, रैबिस में भी हमको देखने को मिलता है। तो हम इसमें नर्स सबसे पहले क्या करेंगी, एलिवेट कर देगी हेड ऑफ द बेड को, रिस्ट्रेन करेगी क्लाइंट्स के आर्म्स एंड लेग्स को, प्लेस द टंग ब्लेड इन द क्लाइंट्स माउथ या मेक अवेलेबल द क्रैश कार्ड बेड साइड। क्या करेगी, देखो आने के बाद उसका हेड को एलिवेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, आप उसके हेड को इंजरी ना हो इसके लिए हेड के नीचे कुछ ऐसा सॉफ्ट कोई चीज़ रख सकते हो, जैसे कि पीलो या कुछ भी नहीं है तो आप पेशेंट के हेड को उठा के अपने लैप में ही ले सकते हो, बराबर। एलिवेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रिस्ट्रेन करने से तो पेशेंट को फ्रैक्चर होगा। बिल्कुल भी कभी भी ये कोशिश मत करना, कोई भी सीजर्स में पेशेंट को पकड़ना नहीं है, ठीक है, खुला छोड़ देना है। पर ध्यान इतना रखना है कि वो जहाँ पे है वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए शार्प या कोई भी कि जिससे पेशेंट को नुकसान हो, कुछ लग जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। टंग ब्लेड को कभी भी सीज़र आने के बाद नहीं रख सकते हैं। सीज़र आने के पहले एक सेंसेशन आता है, ओरा सेंसेशन, जिसमें पेशेंट को बहुत ही गंदी स्मेल जैसा फील होता है। उस टाइम आप आइडेंटिफाई कर लो कि ये पेशेंट को सीज़र आने की तैयारी है, और तब आपने अगर उसके माउथ में टंग ब्लेड रख दिया तो ये हेल्पफुल है, बाद में नहीं, ठीक है, वरना आप उसके दांत तोड़ दोगे, है ना। मेक अवेलेबल द क्रेस कार्ड बेड साइड, ये करेक्ट है। क्रेस कार्ड ला दो, उसके बाद में क्या प्रॉब्लम होने वाली है, कितना कॉम्प्लिकेशन, कितनी डेंजर हो सकती नहीं पता है, इसलिए हम वो ला देंगे, ठीक है, क्लियर है। टॉनिक क्लॉनिक का मतलब है कि रिजिडिटी ऑफ ऑल बॉडी मसल्स फॉलोड बाय इंटेंस जर्किंग मूवमेंट्स, फिर स्टिफनिंग, जर्किंग मूवमेंट, स्टिफनिंग, बिकॉज इंक्रीज्ड ओरल सिक्रीशन एंड एपनिया कैन अकर ड्यूरिंग and after the seizure. Oxygen and suctioning equipment are placed at the bedside. Emergency card would be available in the treatment room or nearby on the nursing unit. No object including a padded tongue blade, oral airway is placed into the patient's mouth during a seizure. पहले रख सकते हो पता है तो, ड्यूरिंग सीजर तो कुछ भी मत कर, ठीक है। दूसरा, वेंचुरी मास्क का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। Venturi mask provides 40 to 50% of oxygen at a rate of deciliter per minute to a patient experiencing breathing difficulty. डायरेक्ट क्वेश्चन है, 40 से 50% वाला वेंचुरी मास्क अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो कितना लीटर पर मिनट ऑक्सीजन फ्लो पहुंचाएगा, 1 to 5, 10 to 5, 16 to 20, 21 to 100। तो आंसर क्या रहने वाला है, 10 to 15 लीटर पर मिनट। देखो यहाँ पे मैंने पूरा टेबल डाला हुआ है, और आपको याद हो तो हम पढ़ते थे मेघधनुष्य के कलर, पढ़ते थे रेनबो के कलर्स, हाँ, उसमें क्या पढ़ते थे, BWOYRG, ऐसा कुछ करके याद रखते थे, बराबर। या फिर ऐसी ट्रिक भी है कि बारात वाले ऑरेंज, येलो, रेड, ग्रीन कार लेके आए, बराबर, पर इसमें भी चांसेस तो है कि मिक्स हो जाए, ओके। तो ये इजी है कि BWOYRG, ठीक है। आप अपने आप से भी कोई भी ट्रिक बना के याद रख सकते हो। अगर हम ब्लू कलर का वेंचुरी मास्क यूज़ करते हैं तो 24 FiO2 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन फ्लो पहुंचाएगा। वाइट कलर का यूज़ करते हैं तो 28% 4 लीटर पर मिनट। ऑरेंज कलर का यूज़ करते हैं तो 31% 6 लीटर पर मिनट। येलो का यूज़ करते हैं 35% 8 लीटर पर मिनट। रेड कलर का यूज़ करते हैं 40% 10 लीटर पर मिनट। और ग्रीन यूज़ करते हैं तो 60% 15 लीटर पर मिनट। हमको क्वेश्चन ने दिया हुआ है 40 to 50, इसीलिए ऑप्शन में सूटेबल आंसर भी 10 to 15 ही सूटेबल होता है, ठीक है। ये टेबल याद रखना, कुछ भी पूछ सकते हैं कि 40% वाला कौन सा वेंचुरी मास्क होता है, रेड, 24% वाला ब्लू, कौन सा वेंचुरी मास्क 6 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन को पहुंचाता है, ऑरेंज, कुछ भी आ सकता है, टेबल आपको याद रखना ही पड़ेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइल असिस्टिंग द डॉक्टर विद द रिमूवल ऑफ अ चेस्ट ट्यूब, बराबर, चेस्ट ट्यूब को निकाल रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, ICD करके भी बोल सकते हैं ना, ओके। तो ये इसमें होता क्या है कि द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू, बराबर, नर्स पेशेंट को क्या बोलेगी, जब वो चेस्ट ट्यूब को निकाल रहा है डॉक्टर, तो नर्स क्या इंस्ट्रक्शन देगी कि भैया आप ये करो, आपको इजीली ये ट्यूब निकल जाएगी।
एनजी ट्यूब में भी यही यूज़ होता है, ठीक है। एक्सहेल करो स्लोली, स्टे वेरी स्टिल, परफॉर्म द वल्साल्वा मैन्यूवर, इनहेल एंड एक्सहेल एट रैपिड पेस। क्या करना है? यस, ऑब्वियसली हमको करवाना है पेशेंट को वल्साल्वा मैन्यूवर, बराबर। परफॉर्मिंग द वल्साल्वा मैन्यूवर इंक्रीजेस इंट्राथोरेसिक प्रेशर विच कैन हेल्प प्रिवेंट एयर फ्रॉम एंटरिंग दी। वल्साल्वा करने से चेस्ट ट्यूब में जो है, चेस्ट ट्यूब में वल्साल्वा करने का बेनिफिट क्या? तो हम वल्साल्वा मैन्यूवर करवाएंगे, पेशेंट का इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ेगा, जिससे जो एयर है वो हमारे प्लूरल स्पेस में जो है वो नहीं जा पाएगी। कब? तो जब हम चेस्ट ट्यूब को रिमूव करते हैं। देखो रेजनल भी ज़रूरी है। अगर आपको ये क्वेश्चन चेंज करके पूछ लिया कि चलो हम चेस्ट ट्यूब निकाल रहे हैं, वल्साल्वा मैन्यूवर करवा रहे हैं, क्या बेनिफिट है पेशेंट को? तो इससे इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ने से जो पेशेंट में है एयर प्लूरल स्पेस में एंटर नहीं हो पाती है, इसलिए हम करवाते हैं, ठीक है। तो रेशनल ऑल थिंग्स हमको ज़रूरी है कि कोई भी क्वेश्चन पढ़े उसका आसपास सब कुछ पढ़े। वल्साल्वा मैन्यूवर करते कैसे हैं? तो आप पहले जो है वो डीप ब्रीथ ले, उसको थोड़े सेकेंड्स तक होल्ड करके रखे, दैट इज़ दी वल्साल्वा मैन्यूवर। ओके, क्लियर? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर अ पेशेंट अंडरगोइंग लंबर पंक्चर। व्हेन वी शुड परफॉर्म द लंबर पंक्चर? जब हम स्पाइनल टैप CSF फ्लूइड की स्टडी या कुछ करना होता है तब करते हैं। तो कौन सी पोजीशन देंगे? साइड लाइंग विथ अ पिलो अंडर द हिप, prone with pillow under the abdomen, Tyndall and Berg position with the head supported on a pillow, या side lying with the legs pulled up and head bent down on the chest। तो कैसी पोजीशन देंगे? ऑब्वियसली साइड लाइंग विद द लेग्स पुल्ड अप, बराबर, एंड द हेड बेंट डाउन ऑन टू द चेस्ट, बराबर। दूसरा इसको जो है वो फिटल पोजीशन भी हम बोल सकते हैं। ओके, ये हम करवाएंगे कि जिससे हमको वर्टिब्रा इजीली दिखाई देती है, उसके बीच में जो स्पेस है वो अच्छे से हम फिल कर पाते हैं, और हम निडल डाल के जो है वो जिसका भी एग्जामिनेशन करना है वो CSF फ्लूइड का या वो कर सकते हैं, ठीक है। इरेगुलर हार्ट रिदम इज रेफर्ड एस या इज टर्म्ड एस। इरेगुलर हार्ट रिदम को हम क्या बोलते हैं? एसेलरेशन, अरिथमिया, ब्रेडिकार्डिया या टैकीपनिया। तो क्या आंसर आएगा? हार्ट रिदम बराबर नहीं है, उसको बोलते हैं अरिथमिया। क्या बोलते हैं? अरिथमिया, ठीक है, कि रिदम जो है वो डिस्टर्ब्ड हो चुकी है। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट का डिक्रीज्ड हो जाना। टैकीपनिया का मतलब होता है ब्रीदिंग का बढ़ जाना, ठीक है। तो देखो, अगर बोला हो कि यूपनिया तो वो नॉर्मल ब्रीदिंग है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑप्टिमम कैलोरी टू बी प्रोवाइडेड बाय प्रोटीन्स इन नॉर्मल एडल्ट्स, बराबर। ऑप्टिमम कैलोरी टू बी प्रोवाइडेड बाय प्रोटीन्स इन नॉर्मल एडल्ट्स इज कितना होता है? वो 15 to 20%। कितना होता है? 15 to 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड इज, बराबर। इंटरनेशनल पूछा है तो इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड क्या होता है? ISI मार्क होता है, कोडेक्स एलिमेंटरियस होता है, PFA स्टैंडर्ड्स होता है, या एग मार्क स्टैंडर्ड होता है। तो इंटरनेशनली फूड स्टैंडर्ड आता है हमारा कोडेक्स एलिमेंटरियस। कोडेक्स एलिमेंटरियस जो है वो एस्टेब्लिश्ड होता है, कौन करता है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन करता है, और उसके साथ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी जुड़ा हुआ है। प्रोवाइड्स इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस एंड कोड्स ऑफ प्रैक्टिस टू एंश्योर फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी। इट सर्व्स एज अ ग्लोबल रेफरेंस फॉर इंटरनेशनल फूड ट्रेड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ISI मार्क का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड मार्क, बराबर। जो सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स इंडिया में यूज़ होती है उसमें ISI मार्क होता। PFA स्टैंडर्ड्स जो है वो यूज़ होता है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन स्टैंडर्ड्स है इंडिया के अंदर, बराबर। एडल्ट्रेशन पता है ना, गेहूं के अंदर कुछ मिला दिया, चावल के अंदर जो है वो वाइट चॉक पाउडर मिला दिया, ये एडल्ट्रेशन है, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिला देना कि जो नॉन न्यूट्रिशियस हो, ठीक है, सिर्फ उसका वेट बढ़ाने के लिए और पब्लिक को लूटने के लिए, ओके, या फिर अच्छी क्वालिटी दिखाने के लिए। ओ, ये तो कितना रेड कलर का कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, मतलब कितनी अच्छी मिर्च यूज़ हुई होगी। मिर्च नहीं भैया, इसमें कलर यूज़ हुआ है, मतलब कि ये फूड एडल्ट्रेशन है, उसके लिए यूज़ होता है PFA स्टैंडर्ड्स इंडिया के अंदर। एग मार्क स्टैंडर्ड जो है वो सर्टिफिकेशन मार्क इन इंडिया फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड कौन सा होगा?
कॉडेक्स, और वो FAO एंड WHO मिलके देता है। ओके, फिश इज़ अ सोर्स ऑफ ऑल एक्सेप्ट, फिश जो है उससे हमको सारा मिल सकता है, एक नहीं मिलता। क्या? आयरन, आयोडीन, फ्लोराइड, विटामिन ए। तो फिश से हमको कभी भी आयोडीन नहीं मिलता। फिश जो है वो ग्रेट सोर्स है प्रोटीन का, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, विटामिन्स का एंड मिनरल्स का, सच एज विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन ए, आयरन, फ्लोराइड एंड जिंक। लो इन सैचुरेटेड फैट ऑल्सो, बट उसमें आयोडीन नहीं होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ चाइल्ड फीड एक्सक्लूसिवली ऑन काउस मिल्क मे हैव डेफिशिएंसी ऑफ। एक बच्चा है जो ब्रेस्ट मिल्क, अपनी मदर्स का मिल्क नहीं पी पाता, उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, या माता HIV एड्स वाली, या वो डिलीवरी के बाद तुरंत डेथ कर गई हो, ऐसा कुछ भी हो, बराबर। तो जो है हम बेबी को कौन से मिल्क का उपयोग करते हैं? काउस मिल्क का। तो अगर हम वो बेबी को काउस मिल्क दे रहे हैं तो उसको कौन सी डेफिशिएंसी, कौन सी कमी देखने को मिलेगी? आयरन की, विटामिन ए की, रिबोफ्लेविन की, या थायामिन की? तो देखो उसमें आयरन की कमी देखने को मिलेगी। उसके लिए भी हमने यहाँ पे डाला है कि भी एक कंपैरिजन चार्ट है जो दिखा रहा है कि काउस मिल्क लेने से क्या और कितना मिलता है, और ह्यूमन मिल्क लेने से क्या और कितना मिलता है। ह्यूमन मिल्क में लैक्टोज ज़्यादा होता है 7.4 की, जो काउस मिल्क में सिर्फ 4.4 है। प्रोटीन 1.1 होता है ह्यूमन मिल्क में कि जो काउस मिल्क में 3.2 है। फैट के जो ह्यूमन मिल्क में 3.4 की, जो काउस मिल्क में 4.1 होता है। कैल्शियम ह्यूमन मिल्क में 28 की, जो काउस मिल्क में 120 मिलीग्राम होता है। आयरन जो ह्यूमन मिल्क में 1 होता है और काउस मिल्क में सिर्फ 0.2 होता है, बराबर। ये आयरन के ऊपर इतना फोकस क्यों किया है? बिकॉज कि अगर आयरन, फॉलिक एसिड ये सब होगा तो ही तो जो है मेन डेफिशिएंसी बच्चे में नहीं होगी। वाटर ह्यूमन मिल्क में 88 होता है, काउस मिल्क में सिर्फ 87 होता है। एनर्जी ह्यूमन मिल्क से 65 मिलती है, काउस मिल्क से 67 मिलती है। ये टेबल भी याद होना चाहिए क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है। ठीक है, क्या कंपैरिजन है, क्या कमी है, क्या ज़्यादा होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म। जब हम डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ते हैं मतलब खुद का बचाव ये बोल सकते हैं। उसके लिए हम अलग अलग ट्रिक्स यूज़ करते हैं जो हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बट वी डोंट नो कि इसको बोलते क्या है ना। ठीक है, इसमें टाइप्स होते हैं मैच्योर, इमैच्योर, ऐसे। यहाँ पे पूछा है कि भाई मैच्योर कौन सा है? प्रोजेक्शन, एंटिसिपेशन, डिनाइल या रिएक्शन फॉर्मेशन। तो आता है कि एंटिसिपेशन डिफेंस मैकेनिज्म का मैच्योर टाइप है। एंटिसिपेशन जो है वो मैच्योर कंसिडर करते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी के अंतर्गत। मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म आर दोज दैट अलाउ इंडिविजुअल टू कोप विद स्ट्रेसफुल सिचुएशंस इन अ हेल्दी एंड अडेप्टिव वे without resorting to harmful or self-defeating behaviors. It involves planning and taking proactive steps to prevent or mitigate negative outcomes rather than reacting impulsively or defensively when faced with difficult situations. For example, an individual who anticipates potentially stressful meeting at work might prepare by researching the topic, practicing their presentation, seeking feedback from colleagues. This proactive approach can help the individual feel more confident and in control and may result in a more positive outcomes. Okay? अपने आप को मैच्योरिटी से वो संभाल लेगा कोई भी स्ट्रेसफुल या कोई भी ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के अंदर। वो है मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म। द पार्ट ऑफ माइंड दैट वर्क्स ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल इज ईड, ईगो, सुपर ईगो या ईगो आइडियल। क्या आएगा? रियलिटी प्रिंसिपल पे आता है ईगो। क्या आता है? ईगो, बराबर। 3 आता है ना, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। यस, तो ईगो जो है वो ऑपरेट्स होता है रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर, मीडिएटिंग बिटवीन द अनरियलिस्टिक ईड एंड द एक्सटर्नल रियल वर्ल्ड के बीच का। ईड और सुपर ईगो के बीच में कौन आता है? ईगो। ठीक है, इट एंश्योर्स दैट द डिजायर्स ऑफ द ईड आर सेटिस्फाइड इन रियलिस्टिक and socially appropriate ways. The ego is responsible for reasoning, planning and decision making.
ईड जो है उसको हम प्लेजर प्रिंसिपल बोलते हैं। बच्चा नहीं समझता ना कि उसको टॉय चाहिए तो चाहिए, उसके पापा के पास पैसे है या नहीं है, वो चिल्लाएगा, वो रोएगा, उसको चाहिए तो चाहिए। वो प्लेजर प्रिंसिपल है, बराबर। वो कुछ भी करके अपनी जो नीड है उसको पूरी करने की कोशिश करेगा, बराबर है। जो रियलिटी के अंदर आता ही नहीं है। सुपर ईगो जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंटरनलाइज्ड सोसाइटल एंड पेरेंटल स्टैंडर्ड्स ऑफ द बिहेवियर को, ऑफन वर्किंग इन अपोजिशन ऑफ द ईड। ईगो आइडियल भी आता है कि जिसका मतलब है सुपर ईगो का एक पार्ट है दैट कंटेन्स द स्टैंडर्ड्स फॉर मोरल बिहेवियर एंड द आइडियल सेल्फ। सुपर ईगो हमेशा हमारे बुजुर्गों में देखने को मिलता है। सुपर ईगो, ये करना है तो करना है, ये नहीं करना तो नहीं करना है, ठीक है, ये सुपर ईगो। ईड प्लेजर प्रिंसिपल, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल, याद रखना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, फॉलोइंग इज एट द टॉप ऑफ द पिरामिड। टॉप ऑफ द पिरामिड है, बराबर। तो क्या होगा उसमें, क्या आएगा? टॉप ऑफ द पिरामिड है। बेसिक नीड पूछा होता है तो फिजिकल नीड आता। टॉप ऑफ द पिरामिड में सबसे ऊपर हाईएस्ट लेवल में क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अभी सीवियर मेंटल रिटार्डेशन इज डिफाइंड एज इंटेलिजेंट कोशेंट। IQ कितना होगा जिसका सीवियर मेंटल रिटार्डेशन होगा? लेस देन 20, 20 to 34, 35 to 49 या 50 to 70। तो जिसका सीवियर मेंटल रिटार्डेशन होगा उसका IQ होगा 20 to 34। कितना होगा? 20 to 34। लेस देन 20 जो है वो प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन कहलाता है। 35 to 49 जो है वो मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन होता है। 50 to 70 जो है वो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन होता है। मतलब 50-70 माइल्ड, 35 to 49 मॉडरेट, 20 to 34 सीवियर एंड लेस देन 20 प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। आई होप कि आपको याद रहेगा, करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी कई बार कितनी भी एग्जामों में पूछा जाता है। व्हाट इज द IQ? क्रोनोलॉजिकल एज अपॉन मेंटल एज मल्टीप्लाई ऑफ 100 इज इक्वल टू IQ। ओके, नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कोज यूरिन डिस्कलरेशन एक्सेप्ट। सारी ड्रग्स जो है उसमें से 3 ड्रग ऐसी है कि जो यूरिन का डिस्कलरेशन करवा देती है, एक को छोड़ के। नाइट्रोफ्यूरांटोइन, रिफाम्पिसिन, डिगॉक्सिन या फिनाजोपिरिडिन। तो क्या आएगा? देखो, डिगॉक्सिन जो है वो नहीं करवाती इसका डिस्कलरेशन। डिगॉक्सिन तो हार्ट की कंडीशन के ऊपर, एट्रियल फिब्रिलिएशन, हार्ट फेल्योर में काम आती है। यूरिन कलर में इसका कोई रोल नहीं है। नाइट्रोफ्यूरांटोइन देने से यूरिन का कलर ब्राउन हो जाता है। रिफाम्पिसिन देने से यूरिन का कलर रेड ऑरेंज हो जाता है, जो TB की फर्स्ट लाइन ड्रग है। और फिनाजोपिरिडिन लेने से यूरिन का कलर ऑरेंज टू रेड हो जाता है। नाइट्रोफ्यूरांटोइन ब्राउन यूरिन, रिफाम्पिसिन से रेड ऑरेंज यूरिन और फिनाजोपिरिडिन से ऑरेंज टू रेड कलर का यूरिन, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर गिवन इंट्राडर्मली एक्सेप्ट। सारी ड्रग्स जो इसमें से है उसमें से 3 ऐसी है कि जो हम इंट्राडर्मली ID रूट से दे पाते हैं, एक को छोड़ के। इंसुलिन, BCG वैक्सीन, मॉन्टॉक्स टेस्ट या टेस्ट डोज ऑफ द ड्रग्स। इंसुलिन को हम सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, ना कि ID रूट से। तो हमारा आंसर क्या होगा? इंसुलिन, बराबर। BCG वैक्सीन जो बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन की वैक्सीन है जो TB के सामने प्रोटेक्शन देती है, उसको हम इंट्राडर्मली देते हैं। मॉन्टॉक्स टेस्ट की जो भी हम TB को ही ढूंढने के लिए करते हैं, जिसको पिरक्वेट टेस्ट या PPD प्योरीफाइड प्रोटीन डिराइवेटिव टेस्ट भी बोलते हैं, वो भी हम ID परफॉर्म करते हैं। और टेस्ट डोज ऑफ ड्रग्स की बात करें तो कोई भी एंटीबायोटिक ड्रग या कोई भी ऐसी ड्रग कि अगर ढूंढना है कि इसके सामने हमारी बॉडी क्या एलर्जी या कौन सा सेंसिटिविटी रिएक्शन देगी, तो वो भी हमेशा बहुत ही स्मॉल अमाउंट के रूप में वो ड्रग दे के करते हैं। तो वो भी जो है वो ID इंट्राडर्मल ही होता, ठीक है। तो इंसुलिन हमारा आंसर यहाँ पे होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिस्क फैक्टर फॉर कार्सिनोमा इसोफेगस आर ऑल एक्सेप्ट। कार्सिनोमा इसोफेगस करने के लिए सारा फैक्टर्स जवाबदार है, एक को छोड़ के। तो अचलेसिया होता है, कोरोसिवस भी होता है, HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से भी होता है, पर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है, बराबर, वो इसके लिए जवाबदार नहीं है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है, अगर आपको याद हो, अल्सर्स करवाने में जवाबदार था, गैस्ट्रिक अल्सर्स, बराबर, डिओडिनल अल्सर्स, उसके लिए। ये यहाँ पे नहीं आएगा जो कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस का बोला है। टॉबैको यूज़ करना, हैवी अल्कोहल लेना, GERD हो जाना, एचएलएसिया, कोरोसिव पॉइजनिंग, बैरेट्स इसोफेगस,
condition where the cells in the lower part of the esophagus are damaged due to the acid reflux. एसिड रिफ्लेक्स की वजह से लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस डैमेज हो जाते हैं. ओबेसिटी, पुअर डाइट, एज एंड जेंडर आर जेनेटिक डिपोजिशन भी इसमें रोल प्ले करते हैं. ठीक है. द श्योर साइन ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज, अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो कौन सी ऐसी साइन है जो क्लासिकल या श्योर साइन है वो देखने को मिलेगी और मिलेगी. डायरिया होगा, जेली लाइक स्टूल हो जाएगा, लोकलाइज्ड टेंडरनेस देखने को मिलेगा या वॉमिटिंग एंड डिस्टेंशन होगा. तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन से हमको वॉमिटिंग एंड डिस्टेंशन हो जाता है. वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन आर कंसिडर्ड hallmark signs of the intestinal obstruction. These symptoms result from the accumulation of intestinal contents and gas proximal to the obstruction site. डायरिया जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज टिपिकली इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में ये नहीं होता है. उसके लिए बहुत सारी और भी कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है. सिर्फ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ और डायरिया हुआ ये नहीं बोल सकते. जेली लाइक स्टूल जो है वो हमको इंटू ससेप्शन में देखने को मिलता है. बराबर. तो ये भी इसका कोई श्योर साइन नहीं है. और लोकलाइज्ड टेंडरनेस जो है वो भी इनकरेक्ट है क्योंकि वो भी डेफिनेटिव साइन इसका नहीं है. तो जब भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है पेशेंट को क्या होगा, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा. क्या होगा? वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा. ठीक है. नेक्स्ट, कॉमनेस्ट कोज ऑफ एवी फिस्टुला मीन्स आर्ट्रियोवाइनस फिस्टुला कब करते हैं? जब पेशेंट को डायलिसिस. कौन सा डायलिसिस करवाते हैं? दो टाइप का डायलिसिस होता है ना, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस. हीमोडायलिसिस में एवी फिस्टुला बनता है. पेरिटोनियल डायलिसिस एब्डोमिनल कैविटी पेरिटोनियल कैविटी में ही होता है. डायलिसिस कब करते हैं? जब पेशेंट को CRF, क्रॉनिक रीनल फेलियर एंड स्टेज ऑफ लिवर डिजीज ESRD हो तब करते हैं. ठीक है. तो कॉमनेस्ट कोज क्या है एवी फिस्टुला का? कॉमनेस्ट कोज बताओ क्या कारण है भाई? कंजेनाइटल है, ट्रॉमेटिक है, आइट्रोजेनिक है या ट्यूमर इरोजन है? तो ये करने से आइट्रोजेनिक है ये, बराबर इन्फेक्शन लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा होता है. मोस्ट कॉमन कोज ऑफ आर्ट्रियोवाइनस फिस्टुला इज अ सर्जिकल प्रोसीजर कोल्ड हीमोडायलिसिस एसेस क्रिएशन विच इज़ एन आइट्रोजेनिक, बराबर, इंड्यूस्ड बाय अ सर्जन which is done to provide access for patients undergoing hemodialysis. During this procedure, a surgeon creates a connection. क्या करता है इस प्रोसीजर के दरमियान? सर्जन एक कनेक्शन बनाता है आर्टरी और वेन के बीच में कि जो आर्म और लेग पे बनाया जाता है जिससे ईजियर एंड मोर एफिशिएंट रिमूवल ऑफ द ब्लड फॉर हीमोडायलिसिस हो जाता है. लेस कॉमन कोज ऑफ एवी इज द ट्रॉमा, इन्फेक्शन एंड एब्नॉर्मल ब्लड वेसल डेवलपमेंट. ओके. अभी कि DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, आर ऑल सीन एक्सेप्ट सब में DVT देखने को मिलेगा एक को छोड़ के. पेन होगा, टेंडरनेस होगा, हाई फीवर होगा, एलिवेटेड लोकल टेम्परेचर. क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये पूछा है ना. ओके. क्या नहीं होगा, ये एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन बहुत समझने पड़ते हैं. EXCPT दिया है तो नहीं होगा और EXPECT दिया है, एक्सपेक्ट होना ही चाहिए. ठीक है. तो ये एक चेंजेस है P और C में और उससे पूरा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज. ठीक है. तो देखना DVT किस में एक नहीं देखने को मिलता है. DVT होएगा तो पेन तो होगा, टेंडरनेस भी होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, बट हाई फीवर उसमें होता नहीं है. ठीक है, नहीं होता है. इन्फ्लामेशन हो जाता है थ्रोम्बस ऑफ द वेन में, उसको बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस. हाई फीवर जो है टिपिकली एसोसिएटेड नहीं है DVT के साथ, बराबर. पेन तो इसमें होता है, टेंडरनेस भी होता है ओवर द अफेक्टेड वेन में और लोकल टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ दी क्या बोलते हैं इन्फेक्शन की वजह से. लोकल टेम्परेचर बढ़ता है, हाई फीवर नहीं आ जाता है, समझे. ओके. मे फील वार्मर ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन. ओके. नेक्स्ट, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ. आपको पता हो तो फॉलिक एसिड देते किसको? बेबी को देते हैं. किसको देते हैं? मदर को देते हैं. क्यों देते हैं? किसका रिस्क कम करने के लिए देते हैं? मदर में टॉक्सीमिया हो, प्रेगनेंसी ना हो, इसके लिए देते हैं. डाउन सिंड्रोम ना हो उसके लिए देते हैं. प्लेसेंटा प्रीविया ना हो उसके लिए देते हैं या न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट को रोकने के लिए देते हैं. ऑब्वियसली हम फॉलिक एसिड इसलिए लेते हैं कि माता के द्वारा होने वाले बच्चों को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो जाए. ये क्वेश्चन भी यूनिवर्सल है, कई बार पूछा जाता है. सेवरल इंडिकेशन फॉर इंडक्शन. ओके.
ये तो कहीं और ही बराबर इंडक्शन ऑफ लेबर का दे दिया है, वो हमारा कोई ओके। अभी यहाँ पे है, यहाँ पे आएगा इंडिकेशन फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। कौन सी ऐसी इंडिकेशन है कि जिसमें हमको अभी के अभी लेबर को करवाना पड़ेगा? अभी करवाओ, अभी के अभी लेबर को करवाओ, हम राह नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे कौन से रीज़न है? PIH मतलब कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन एट टर्म हो तो, प्लेसेंटा प्रीविया हो तो करवाना पड़ेगा, ब्रिज प्रेजेंटेशन हो तो करवाना पड़ेगा, या हार्ट डिजीज़ है टर्म पे तो करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी है टर्म पे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो तो करवाना पड़ेगा, वरना एक्लेम्सिया होने के चांसेस रहेंगे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और कौन कौन से रीज़न है कि जिसमें हम करवाएंगे इंडक्शन ऑफ लेबर? तो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी बराबर 294 के प्लस दे जा रहे हो, EDD के ऊपर दिन जा रहे हैं तो करवा देंगे। प्री मैच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन प्रॉम हो चुका है, कोरियो एमनियोनाइटिस है, प्री एक्लेम्सिया है, फिटल डिस्ट्रेस है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, प्लेसेंटल इनसफिशियंसी है बराबर, ये सबसे करवा सकते हैं। हाँ, आप PIH के बाद प्लेसेंटा प्रीविया ले सकते हो दूसरा इंडक्शन, पर PIH है तब तक प्लेसेंटा प्रीविया नहीं ले सकते हो। यही तो बात है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, कि ऐसे तो बहुत सारे आंसर्स हो गए आपके आसपास, आपको लगेगा ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, पर सबसे पहले कौन सी ज़रूरियात है? तो ये तो आएगा ही आएगा बराबर, वो आपको ढूंढना है ना। चलो, सक्शन इवाक्यूएशन कैन बी डन अप टू, ओके, सक्शन D and E जिसको बोलते हैं ना, तो वो किस में हम करते हैं? तो ये जो है कब तक कर सकते हैं? 10 वीक्स तक। कब तक? 10 वीक्स तक। एक प्रोसीजर है कि जिससे कंसेप्शन जो है वो फिटस जो है उसको सक आउट कर देते हैं यूट्रस से विद द हेल्प ऑफ द कैन्युला फिटेड टू अ सक्शन अपैरेटस इंडिकेटेड फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर मोस्ट कॉमन, इनएविटेबल अबॉर्शन में, रिसेंट इनकम्प्लीट अबॉर्शन एंड हेरिडिटरी फॉर्म मोल में इट कैन सेफली बी डन अप टू द 10 to 12 वीक्स। MTP में सबका यूज़ होता है, पर यूज़ कैसे होता है वो विक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने विक्स का फिटस है, तो कौन सा यूज़ करने का ये होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ नॉट यूजफुल इन ट्यूबल प्रेगनेंसी। ट्यूबल प्रेगनेंसी को बोलते हैं हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी एक्चुअली जो है वो कहाँ इम्प्लांट होनी चाहिए थी? यूट्रस के एंटीरियर या पोस्टीरियर पार्ट में होनी चाहिए थी, जो नहीं हो पाई बराबर, उसकी जगह और कहीं पे हो गई जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा था। कहाँ पे? तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पूला पार्ट में। एम्पूला पार्ट फैलोपियन ट्यूब का थोड़ा वाइडेस्ट पार्ट होता है। तो भूल चूक से जो वो अंडा बन रहा है वो क्या सोचेगा कि यही मेरा घर है, और वहीं पे वो इम्प्लांट होने लगता है। बट फैलोपियन ट्यूब जो है वो ऐसा होने से क्या हो जाती है? परफोरेट हो जाती है, रप्चर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि अगर ट्यूबल प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी रह गई, मतलब कि यूट्रस के अलावा कहीं पे भी फिटस इम्प्लांटेशन होता है, उसको बोलते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी। उसमें मोस्ट कॉमन रहती है प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूबल प्रेगनेंसी एम्पूला पार्ट में, फैलोपियन ट्यूब के एम्पूला पार्ट में। कौन सा टेस्ट नहीं करेंगे या कौन सा टेस्ट यूजफुल ही नहीं है बराबर? कोई करवा के हम बोलेंगे बहन ये तूने क्या किया, क्यों, ये टेस्ट क्या रिक्वायरमेंट है इसके अंदर? SCG, USG, पेल्विक इन्फ्लामेशन या हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी, क्या नहीं ज़रूरी है? यस, SCG इसमें ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रॉफी ने इसमें कोई हेल्पफुल नहीं करेगा। अल्ट्रासाउंड से तो पता चलेगा कि एक्चुअली ये है कहाँ भाई, फैलोपियन ट्यूब में, एब्डोमेन में घुस गया है, कहाँ पे है ये, ढूंढो इसको बराबर, तो ये ज़रूरी है। ब्लड टेस्ट जो है बराबर वो भी इसमें कि टू मेजर द लेवल ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन SCG विच इज़ टिपिकली लोअर इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी देन इन दी नॉर्मल। तो नॉर्मल में जो है वो क्या होगा? तो नॉर्मल में SCG का लेवल मिलेगा, एक्टोपिक में कम होगा। लैप्रोस्कोपिक करवाने का मतलब क्या है? तो विजुअलाइज फैलोपियन ट्यूब्स एंड पेल्विक ऑर्गन्स डायरेक्टली, ठीक है। और हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी है ना, वो लैप्रोस्कोपी का एक टाइप है। और कुल्डो सेंटेंसेस जो है उससे क्या होगा? तो नीडल हम डालेंगे वजाइनल वॉल में बिहाइंड द यूट्रस टू चेक द प्रेजेंस ऑफ ब्लड विच कुड इंडिकेट द रप्चर ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, ओके। चल, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी इज, किस में हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी कर ही नहीं पाते, नहीं करेंगे। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है कौन सी? थ्रोम्बोसिस में, हेमरेज में, फाइब्रो एडिनोमा के अंदर या मेट्रोरेजिया के अंदर। आपको याद हो तो
जब भी हम कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ते हैं उसमें भी खास करके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जब हम पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि जिस पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर का कोई भी डिजीज़ है, हार्ट या ब्लड से रिलेटेड, उसमें हम ये दवाई नहीं देंगे। ओसीपी मतलब ही हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, एचआरटी, तो हम थ्रोम्बोसिस वाले पेशेंट में कभी भी नहीं देते हैं, बराबर। वो कोई भी हो सकती है, देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है हार्मोनल रिप्लेसमेंट में मैंने ओसीपी बताई तो वही हमको पता है ना, एचआरटी और किसी में भी यूज़ होती है, बराबर, तो उसमें भी हम जो है वो ये नहीं देंगे, बराबर। जैसे कि लेग वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म आर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है, आर हार्मोन्स रिप्लेसमेंट कॉन्ट्रासेप्टिव्स के, उसमें देंगे ही नहीं। मैकेनिज्म इन्वॉल्व में भी क्या होगा, तो इंक्रीज हो जाएगा ब्लड क्लॉटिंग का फैक्टर्स, डिक्रीज हो जाएगा एंटी थ्रोबिन 3, डिक्रीज हो जाएगा प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इन दी एंडोथेलियम, और प्लेटलेट एग्रीगेशन जो है वो बढ़ जाएगा। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर प्लेटलेट बढ़ेगा, एंटी थ्रोम्बिन और प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर कम हो जाएगा। Estrogen component of oral contraceptive has been mainly held responsible for venous thromboembolism, while both estrogen and progestin causes alteration in arterial phenomenon. The combined oral contraceptive pill is absolutely contraindication in thromboembolic coronary and cerebrovascular disease और हिस्ट्री ऑफ इट, और इसकी कोई भी हिस्ट्री है तो भी हम नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स इज, मैनार्के आता है तो बोलते हैं फर्स्ट साइन हो गया ब्रेस्ट बडिंग से, ग्रोथ स्पोर्ट्स से, या प्यूबिक हेयर ग्रोथ से। क्या होगा, सबसे पहले ब्रेस्ट बडिंग होगा, ठीक है, क्या होगा, ब्रेस्ट बडिंग होगा। फिर क्या है, ब्रेस्ट बडिंग नहीं पर ग्रोथ स्पॉट होगा, ग्रोथ स्पॉट के बाद ब्रेस्ट बडिंग होगा, बराबर, फिर मैनार्के होता है ना। अभी नेक्स्ट क्या है कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ वेसिको वजाइनल फिस्टुला इन इंडिया इज, वेसिको वजाइनल फिस्टुला कहाँ कैसी कंडीशन है, कॉमन कोज कहाँ पे है इंडिया के अंदर, इरेडिएशन से, गायनिक की प्रोसीजर से, ट्रॉमा से, या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर से। तो क्या आंसर आएगा, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर जो है उसका कारण क्या है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होता क्यों है, क्योंकि अगर किसी को वेसिको वजाइनल फिस्टुला है तो वेसिको वजाइनल फिस्टुला वीवीएफ इज एन एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन द ब्लैडर एंड द वजाइना। मैंने आपको रेक्टो यूट्राइन पढ़ाया तब ये बताया था, याद है, हाँ, and the vagina that results in continuous and unremitting urinary incontinence. Most common cause of vesicovaginal fistula is obstructed labor. The fistula derived by obstructed labor is the product of massive field injury caused by the impacted fetal head. Okay, next है कि ट्रू अबाउट टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम हो गया, बराबर, ये क्रोमोसोम्स की वजह से होता है, तो उसमें क्या होगा, नॉर्मल गोनाड्स रहेंगे, नॉर्मल इंटेलिजेंस होगा, नॉर्मल ब्रेस्ट होगी, या लॉन्ग स्टेचर होगा, तो इसके अंदर जो है वो नॉर्मल इंटेलिजेंस होता है। टर्नर सिंड्रोम जो है वो प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है, दो होने चाहिए ना, एक ही होता है, 45X कैरियोटाइप बोलते हैं। वाइल इंडिविजुअल विथ टर्नर सिंड्रोम ऑफन हैव नॉर्मल इंटेलिजेंस, दे हैव फेस चैलेंजेस विथ स्पेशल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। नॉर्मल गोनाड्स की बात करें तो इंडिविजुअल्स विद टर्नर सिंड्रोम यूजुअली हैव अंडर डेवलप्ड गोनाड्स, स्ट्रिक गोनाड्स लीडिंग टू इनफर्टिलिटी होते हैं, तो ये तो गलत है। नॉर्मल ब्रेस्ट की बात करें तो उसमें अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट रहती है ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से, तो ये भी गलत है। और उसमें जो है वो दे टिपिकली हैव शॉर्ट स्टेचर, और इसके लिए ग्रोथ तो किसी का नहीं होता, तो वो शॉर्ट स्टेचर का होगा, उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, ठीक है, तो लॉन्ग स्टेचर भी गलत है। पर कभी कभी बोल सकते कि नॉर्मल इंटेलिजेंस रहता है, उसमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। हाँ, अगर देखने जाए तो उसको कभी कभी रीजनिंग या मैथमेटिक्स में तो प्रॉब्लम्स आती ही है, बराबर। हाइपोग्लाइसीमिया इन इन्फेंट्स मोर देन 24 आवर्स ऑफ एज इज डिफाइंड एज ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन, बच्चा सिर्फ 24 घंटे का या उससे ज़्यादा है थोड़ा बस, तो उसमें जो है हम बोल सकते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, कितना लेवल होगा तो बोल सकते हैं 25 मिलीग्राम पर DL, 45 मिलीग्राम पर DL, 50 मिलीग्राम पर DL, या 65 मिलीग्राम पर DL। क्या आएगा, 45 मिलीग्राम पर DL से कम होगा तो हम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कि ड्यूरिंग नियोनेटल रिससिटेशन द चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो इज, क्या आएगा, 3:1, कितना आएगा, 3:1, बराबर है, क्लियर। नियोनेटल में 3:1 होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग माइलस्टोन्स डेवलप फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा माइलस्टोन डेवलप होता है, मिरर प्ले का, क्राउलिंग का, क्रीपिंग का या पेंसिल ग्रास्प का? तो मिरर प्ले का। किसका? मिरर प्ले का। ठीक है, मिरर प्ले करना बच्चा 9 to 12 मंथ्स में सीख जाता है। क्रीपिंग 9 to 10 मंथ्स में जो है वो क्रीपिंग एंड क्राउलिंग करता है। पेंसिल ग्रास्प भी 9 to 12 मंथ में जो है वो अराउंड करता है। ठीक है, तो आंसर आएगा मिरर प्ले। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आंसर बताना है, सब माइलस्टोन्स के अकॉर्डिंग नहीं। प्रिफर्ड रूट ऑफ ड्रग डिलीवरी ड्यूरिंग नियोनेटल रिससिटेशन, इसमें ये बोला होता ना कि नियोनेटल में हम ड्रग कौन से रूट से देंगे, तो भी यही आंसर आता। कौन सा? अम्बाइलिकल वेन के थ्रू। कौन से थ्रू? अम्बाइलिकल वेन के थ्रू। अगर इन्फेंट बोला होता तो पता है हम कहाँ से देंगे? स्काल्प वेन से देंगे, सिर में, बराबर, स्काल्प वेन से देते। नियोनेटल में अम्बाइलिकल वेन के थ्रू ही दे देते हैं। नियोनेटल रिससिटेशन के लिए अम्बाइलिकल वेन इज द प्रेफर्ड रूट फॉर ड्रग डिलीवरी। दिस रूट प्रोवाइड्स रैपिड एक्सेस टू द सेंट्रल सर्कुलेशन, allowing for quick administration of emergency medication such as epinephrine. Epinephrine is also known as the adrenaline. Peripheral vein जो है less ideal है due to difficulty in establishing access quickly in emergency situation. इंट्राओसियस जो होती है वो हम जॉइंट में देते हैं, पता है ना, इंजेक्शन उसको बोलते हैं। और इंट्रा जो है ट्रेकियल जो है वो कहाँ से देते हैं हम? ट्रेकिया से। और ट्रेकिया और वो सबसे हम एंडोट्रेकियल डाल के फिर कौन से देते हैं? स्टीरोइड्स। जब बच्चा कैसा होता है? कैसा होता है? प्री मैच्योर, बराबर है, पहले ही हो गया डिलीवर, बराबर, उसका तो दिन भी नहीं था आने का, फिर भी आ गया, तो उस टाइम हम बेबी को एंडोट्रेकियल रूट से बीटामिथाजोन डेक्सामिथाजोन देते हैं उसके लंग सर्फेक्टेंट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, बेबी की बात करें इसलिए यहाँ पे बेबी का ही लिया, ऐसा नहीं है कि हम एडल्ट में नहीं करते एंडोट्रेकियल इंट्राट्रेकियल, बेबी की बात है इसलिए बेबी का लिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल्स रेफर्स टू द ड्यूटी नॉट टू हार्म। इतना ही है कि भाई नॉट टू हार्म, उसको हार्म नहीं होना चाहिए, ऐसा कौन सा दिखा रहा है? नॉन मालिफिशियंस, बेनिफिशियंस, फेडेलिटी या वेरासिटी? नॉन मालिफिशियंस, नॉट टू हार्म। बेनिफिशियंस मतलब कि उसका फ़ायदा, फेडेलिटी मतलब कि फेथफुल, वेरासिटी मतलब कि ट्रुथ, बराबर है, क्लियर, ओके। द एनिमा गिवन टू रिलीव गैसियस डिस्टेंशन इज, ऐसा कौन सा एनिमा है कि जिसका यूज़ करके हम पेशेंट को गैसियस डिस्टेंशन दूर करवा सकते हैं, गैस निकाल सकते हैं, फ्लैटस को रिमूव करवा सकते हैं? कोल्ड एनिमा, एंटी हेलमिंथिक एनिमा, कार्मिनेटिव एनिमा या परगेटिव एनिमा? क्या आएगा? कार्मिनेटिव एनिमा का यूज़ करते हैं। कोल्ड एनिमा का यूज़ हम टेम्परेचर को रिलीव करवाने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, और एंटी हेलमिंथिक एनिमा जो है वो हम बोले तो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स को बाहर निकालने के लिए कर सकते हैं। परगेटिव एनिमा जो है हम पैरास्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करवाने के लिए बोवेल की कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्मिनेटिव एनिमा फ्लैटस को रिमूव करवाने के लिए, गैसियस डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए यूज़ होता है। ऑब्जेक्टिव डेटा माइट इंक्लूड, हम दो डेटा पढ़ते हैं, कौन से? एक ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव वो है जो पेशेंट हमको बताता है, ऑब्जेक्टिव वो है जो कोई भी जो हेल्थ केयर पर्सनल है वो ऑब्जर्व करता है, कोई चीला चालू उसके फैमिली मेम्बर्स वाला नहीं, उसके पास प्रोफेशनलिटी चाहिए वो करता है, उसको ऑब्जेक्टिव डेटा बोलते हैं, जो ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको कोवर्ट डेटा भी बोला जाता है। ठीक है, और ओके, सब्जेक्टिव को कोवर्ट और ऑब्जेक्टिव को ओवर्ट डेटा है ना। तो ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या आएगा? चेस्ट पेन ऑब्जेक्टिव है, कंप्लेन ऑफ डिजीनेस, एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर या फीलिंग ऑफ नोजिया। देखो, चेस्ट पेन पेशेंट बताएगा मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, सब्जेक्टिव। कंप्लेंट ऑफ डिजीनेस वो बताएगा मुझे चक्कर जैसा लग रहा है, सब्जेक्टिव। एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर आप देखोगे स्पिगमोमीटर ले जाके, ऑब्जेक्टिव है ना। जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल देखा जाता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। फीलिंग ऑफ नोजिया बताएगा मुझे उबका जैसा हो रहा है, वॉमिटिंग नहीं हो रही है, मुझे सेंसेशन आ रहा है कि वॉमिटिंग होगी, तो वो उसको होगा ना, पेशेंट को हो रहा है, और हेल्थ डॉक्टर को होने लगता है मुझे ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, नहीं, तो वो भी सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ कौन सा है? ब्लड प्रेशर को देखना, टेम्परेचर को देखना, वेट चेक करना, बराबर, ये सारा क्या है? ऑब्जेक्टिव है। फॉरगेटिंग अ लव्ड वंस बर्थडे, बराबर, अपने BF, GF या किसी के भी बर्थडे भूल जाना जो हमारा लव्ड वन है भाई। आफ्टर अ बिटर आर्ग्यूमेंट, क्यों? झगड़ा हो गया हमारा, तो झगड़ा हो गया तो ऑब्वियसली हम भूल जाएंगे, कल उसकी बर्थडे, आज हमारा झगड़ा हुआ, हम उसको विश नहीं करेंगे, भूल गए। ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल है? दैट इज़ अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म।
ओके, डिनायल, कॉम्पेंसेशन कर दिया कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था ना, मैं भी उसका भूल जाऊंगा। डिनाइल कर दिया, मुझे नहीं पता। हाँ, डिस्प्लेसमेंट कर दिया कि रिप्रेशन है ये, बराबर। क्या है ये? रिप्रेशन है कि अनकॉन्शियसली ब्लॉकिंग अनप्लीजेंट मेमोरी सच एज फॉरगेटिंग अ साइनिफिशेंट इवेंट लाइक अ लवन बर्थडे, या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुई हो, बराबर, उसको हम भूल जाते हैं क्योंकि वो याद करने से हमारा इमोशनल स्ट्रेस बढ़ता है। ठीक है, ओके। डिनाइल मतलब तो ना कर देना, रिफ्यूज़ कर देना। ठीक है, कंपेंसेशन करना मतलब कि कवरिंग अप द वीकनेस बाय द एम्फसाइजिंग स्ट्रेंथ, ओके, मेमोरी लॉस की वजह से कि अगर मुझे उसका बर्थडे याद नहीं है तो क्या मैं कुछ और अच्छा कर दूंगा, ऐसा नहीं किया उसने, है ना। और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या कि सेफर सब्स्टिट्यूट को टारगेट करके उसके ऊपर वो कर देना, बराबर। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि हमारे पापा को उनके बॉस ने डांटा, पापा ने क्या किया, बॉस पे तो चिल्ला नहीं सकते हैं, घर पे आके वो जो है मामा पे चिल्लाई, मामा पापा पे नहीं चिल्ला सकती तो मामा बच्चों पे चिल्लाई, और हम जो बच्चा है, बच्चा क्या करेगा, उस पर उसके टैडी पे या उस पर गुस्सा निकालेगा। ये डिस्प्लेसमेंट है। उसके कम जो है पोजीशन वाले इंसान पे या सेफेस्ट सब्स्टिट्यूट को टारगेट करके ही वो गुस्सा निकालेगा। ठीक है, तो ये है रिप्रेशन। ये रिप्रेशन है जो भूल जाना वाला है। चलो, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी इज एसोसिएटेड विथ, बहुत लंबे टाइम तक वो चल नहीं पाता है। किसके साथ ये रिलेटेड है? डिक्रीज्ड बॉन्ड रिजॉर्प्शन, डिक्रीज्ड कार्डियक वर्कलोड, इंक्रीज्ड सीरम कैल्शियम लेवल। पेशेंट जो है ना वो बहुत लंबे टाइम तक, जो पेशेंट अनकॉन्शियस होते हैं, ठीक है, या फिर जो पेशेंट बोलते हैं हम कॉमा में होते हैं, वो मूवमेंट नहीं कर पाते, वो कई सालों कई महीने तक एक बेड पे ही पड़े रहते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, पड़े रहने की वजह से सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है या हेमाटोक्रिट लेवल बढ़ जाता है, क्या होता है, कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, इमोबिलिटी की वजह से इमोबिलाइजेशन कैन कोज कैल्शियम टू बी रिलीज्ड फ्रॉम बोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी। द लैक ऑफ वेट बियरिंग एक्टिविटी, इमोबिलिटी की वजह से वो बिल्कुल भी वेट बियरिंग एक्टिविटी ही नहीं करता, उसकी वजह से बॉन्स टू लूज द कैल्शियम। दिस कैल्शियम इज दैन रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, बॉन से कैल्शियम निकलता है, वो कहाँ जाता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और लीडिंग टू एन इंक्रीज इन सीरम कैल्शियम लेवल। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ लोअर जीआई ब्लीडिंग इन इंडिया इज, लोअर जीआई में कब ब्लीडिंग होता है? बिनाइन ट्यूमर की वजह से, नॉन स्पेसिफिक अल्सर है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा या हेमोरॉइड्स। कोलोरेक्टल, कॉलन एंड रेक्टम ही होता है ना लोअर में, तो उसमें जो है वो कार्सिनोमा होगा तो ब्लीडिंग होगा कहाँ पे, लोअर में। ठीक है, कोलोरेक्टल पॉलिप्स, नियोप्लाज्मास, डायल्फरोलेसियंस, आईबीडी, इन्फ्लामेटरी बोवेल डिसीज, एनोरेक्टल कंडीशन आर द मोस्ट कॉमन etiologies of acute severe lower GI bleeding. Most common cause of unilateral pedal edema in India is, unilateral pedal edema, बराबर, मतलब कि पाँव में एडिमा होगा और वो भी एक ही पाँव में होगा, दोनों में नहीं होगा। वही आपने सुना है वो हाथी पगो, एलिफेंटाइसिस, हाथी जैसा पैर हो जाना, ये उसी डिजीज़ में होता है ये नॉन पिटिंग एडिमा, बराबर, और यूनिलेटरली होता है। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक में होता है, पोस्ट इरेडिएशन, मिलरॉयस डिजीज़ या फिलारियल लिम्फेडेमा। यस, तो फिलारियासिस, फिलारियल लिम्फेडेमा में भी ये उसी का एक सिम्टम्स बोल सकते हैं, एलिफेंटाइसिस। तो ये इसी में देखने को मिलता है कि यूनिलेटरल पेडल एडिमा जो है वो फिलारियल लिम्फेडेमा में भी देखने को मिलता है। फिलारियल लिम्फेडेमा इज इंडीड वन ऑफ द कॉमन कोज ऑफ यूनिलेटरल पेडल एडिमा. It is condition caused by parasitic infection called filariasis, which is transmitted to humans through the bites of infected mosquitoes. Culex mosquito बोल सकते हैं ना, हाँ. The parasites infected the lymphatic system, causing inflammation and obstruction of the lymphatic vessels, leading to the accumulation of fluid and swelling, typically in the legs and arm. Filarial lymphedema caused by infection with the parasitic worms Wuncheria buncrofti and Borgeria malloy is the most common cause of unilateral pedal edema in India. Infection leads to lymphatic obstruction and subsequent edema, particularly ये जो है वो लिम्ब में देखने को मिलता है. ठीक है. A patient presented with tension pneumothorax after road traffic accident. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद इसको टेंशन न्यूमोथेरेक्स हो गया.
फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट हम इसका क्या करेंगे, इंसर्ट वाइड बोर निडल इन सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, परफॉर्म इमरजेंसी थोरेकोटॉमी, इमीडिएट चेस्ट एक्सरे या सिटी स्कैन। तो हम इसमें करवा देंगे सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस का वाइड बोर निडल चेस्ट ट्यूब इंसर्शन। आगे देखा था वल्साल्वा मैन्यूअर वाला, याद है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ना, जो हमारी कैविटी है प्लूरल उसमें एयर ना जाना, इसके लिए करवाते हैं जब वो रिमूव करते थे, ये वही है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स के लिए वही यूज़ होता है, बराबर है। क्या है कि भाई इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ टेंशन न्यूमोथोरेक्स इन्वॉल्व्स द insertion of wide bore needle into the second intercostal space at the mid clavicular line to relieve the pressure. This procedure is known as needle decompression. is performed to quickly release trapped air, जो एयर गई है उसको बाहर निकाल देना फटाफट, प्रिवेंटिंग कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स की। क्यों करना, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स ना हो जाए, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ना हो जाए, उसके लिए करना। अभी बराबर। तो आज का सेशन हमारा यही तक था। वी विल ट्राई फॉर दैट कि और भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन सॉल्व करने से सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें आ जाते हैं, ये इसका बेनिफिट्स हो जाता है, ठीक है। और जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तो यही चीज़ जो है वो रोज़ करनी चाहिए, ओके। तो ये लेक्चर्स पूरा देखने के बाद आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है, और क्या इम्प्रूवमेंट्स आपको चाहिए। थैंक यू सो मच।